आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने शुरू किया था अवोगाद्रो संख्या का आंकलन। अवोगाद्रो संख्या का पूर्व में हम काम में ले रहे हैं 6 गुणा 10 की घात 23, या हम शुद्ध माप में 6.023 गुणा 10 की घात 23, और इसके आगे कोई मात्रक नहीं लगेगा, ये राशि मात्रकहीन है। देखिए, अवोगाद्रो संख्या का आंकलन करने के लिए ब्राउनी गति को आधार बनाया गया, जिसे हम जिग जैग गति भी कहते हैं। ब्राउनी गति के सिद्धांत से हम जानते हैं कि तरल में कोलाइडी कण सभी संभव दिशाओं में गति करते हुए अपनी एक ऊंचाई पर संख्या घनत्व को बनाए रखते हैं। भाई, ब्राउनी गति की विवेचना में हमने ये माना था कि कोई तरल होता है, उस तरल में कोलाइडी कण सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से और अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर अपना संख्या घनत्व को बनाए रखते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष वायुमंडल भी एक प्रकार से तरल माध्यम है। जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पर अगर हम वायुमंडल माने, ये वायुमंडल है पृथ्वी से ऊपर, वायुमंडल में बादल भी होंगे और जिनमें द्रव्य की बूंदें पानी के रूप में तैरती हुई रहती है। पृथ्वी के सापेक्ष ये बादल या ये वायुमंडल एक तरल माध्यम है, और तरल माध्यम होगा तो इसमें कोलाइडी कण भी विद्यमान होंगे, और इन कोलाइडी कण होने के कारण ये कोलाइडी कण आपस में एक दूसरे की ओर अनियमित रूप से गति करते हुए, जिग जैग गति करते हुए अपनी एक संख्या घनत्व को बनाए रखते हैं। कोलाइडी कण समुद्र तल से मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर है और वायु के एक अल्पांश पर विचार करते हैं। संपूर्ण वायु पर अगर हम कोई प्रयोग करें या संपूर्ण ब्रह्मांड को आधार माने तो प्रयोग करना संभव नहीं है, लेकिन समुद्र तल को आधार मान करके उससे h ऊंचाई पर एक बादल है या उस बादल में पानी की बूंदें हैं जो वर्षा की बूंदें कहलाती है, तैर रही है, और ये वर्षा की बूंदें कोलाइडी कण भी कहलाती है। इन्हें वर्षा की बूंदों को कोलाइडी कण मान करके h ऊंचाई पर एक अल्पांश पर विचार करें। इस अल्पांश का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a और इस अल्पांश की मोटाई है dh, और h ऊंचाई है पृथ्वी से लेकर के कोलाइडी कणों के मध्य की दूरी, और dh है कोलाइडी कणों के ये जो एरिया है इस अल्पांश का क्षेत्रफल a और अल्पांश की मोटाई है dh। अल्पांश की निचली सतह पर दाब का मान P है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल पर नीचे से दाब का मान है P, और ऊपरी सतह पर दाब का मान है P + dP। ऊपरी सतह पर एक तो दाब P है और दूसरा ऊपरी सतह पर वायुमंडल के कारण भी दाब कौन सा है, dP। माना निचली व ऊपरी सतह पर कोलाइडी कणों का संख्या घनत्व n या n + dn है। निचली सतह पर कोलाइडी कणों की संख्या n है, ऊपर वाली सतह पर n + dn है। अल्पांश साम्यावस्था में है, यानी अल्पांश साम्यावस्था में से तात्पर्य ये है कि अल्पांश अपनी जगह पर स्थिर है, ना तो पृथ्वी की ओर आ रहा है ना वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहा है। और साम्यावस्था में इस अल्पांश पर ऊपर से वायुमंडल की ओर से और नीचे समुद्र तल से दोनों ओर से लगने वाले बल का मान क्या होगा, बराबर होगा। बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। तो नीचे वाली सतह पर बल लगेगा Pa, ऊपर वाली सतह पर बल लगेगा P + dP जो बल है, ये तो कुल बल है, और गुणा A क्षेत्रफल है बल, प्लस इस पर एक और बल लगेगा जिसे हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं। अगर इसको पक्षांतरण करके समान राशि को एक जैसी संख्याओं से काटने पर पक्षांतरण करें तो dP का मान प्राप्त होगा ये। आदर्श गैस की समीकरण 1 मोल के लिए होती है PV = RT। V यानी आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, और द्रव्यमान को M को हम कैपिटल M कुल होता है, इसको हम mNa भी लिख सकते हैं। 2 सूत्र है वो उनकी शॉर्ट ट्रिक दी गई है, उनको हम याद कर सकते हैं। कैपिटल M को याद कर लेना मना, mNa मना, और कैपिटल R जो गैस नियतांक है उसको याद कर लेना नाक, NaK, ये इनकी शॉर्ट में है। देखिए ये P का मान आ गया हमारे पास।
समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर dp में p का भाग देंगे तो आएगा dp बटा p, और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग देंगे तो आएगा -mg dh बटा RT, समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 3 का हम दोनों ओर समाकलन कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बोरोमेट्रिक इक्वेशन या दाब मापी समीकरण, यानी दाब मापी का समीकरण भी कहते हैं इसे, जो आने वाला समीकरण है। और इस समीकरण को एक अन्य नाम अवोगाद्रो संख्या के आकलन में ऑटोमेटिक ही स्वतः ही बोरोमेट्रिक इक्वेशन आ जाता है। दोनों ओर अगर समाकलन करेंगे तो बाएं पक्ष में समाकलन की सीमा हो जाएगी निम्न सीमा P0, उच्च सीमा हो जाएगी P। दाएं पक्ष में देखिए h के सापेक्ष समाकलन है तो h की सीमा लगाएंगे, h की सीमा लगाएंगे यानी ऊंचाई की सीमा, ऊंचाई की निम्न सीमा यानी 0 मान सकते हैं, उच्च सीमा यानी कोलाइडी कण h ऊंचाई पर स्थित है 0 से h। अब दोनों ओर समाकलन करेंगे, बाईं ओर समाकलन करेंगे तो देखिए नीचे का अवकलन ऊपर है तो हम जानते हैं इसका समाकलन होगा log हर में जो लिखा है वो। अब जैसे ही सीमा लगाएंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा तो सूत्र बन जाएगा log a माइनस log b बराबर log a बटा b बराबर। देखिए राइट साइड में dh का बाकी सब नियतांक बाहर निकाल लेंगे, dh का केवल h होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लगाएंगे तो h ही रहेगा। दोनों और एंटी लॉग लेने पर तो आ जाएगा p बराबर p डॉट e की घात माइनस mg na बटा RT इंटू h, इक्वेशन नंबर 4। देखिए समीकरण नंबर 3 कोलाइडी कणों के लिए भी समान रूप से लागू होगा, तो इसलिए समीकरण नंबर 3 को कोलाइडी कणों के लिए भी हम लिख सकते हैं, dp बटा p को हम dn बटा n भी लिख सकते हैं, माइनस mg na RT इंटू ds। इक्वेशन 4 का भी हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन की निम्न सीमा हो जाएगी n डॉट, उच्च सीमा हो जाएगी n। ये ऊंचाई के सापेक्ष समाकलन है तो ऊंचाई की निम्न सीमा 0, उच्च सीमा h। दोनों ओर समाकलन करेंगे, समाकलन के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये इस समाकलन dn बटा n का समाकलन होगा log n बटा n डॉट बराबर माइनस mg na बटा RT इंटू h। log n डॉट बटा n उल्टा कर दिया, माइनस का चिन्ह हटा देंगे, mg na बटा RT इंटू h। na इसका मान निकालिए, na बराबर RT बटा mgh ln n डॉट बटा m, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 का जब प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया गया तो परिणाम में काफ़ी अंतर था, यानी सैद्धांतिक परिणाम और प्रायोगिक परिणाम हमें समान प्राप्त नहीं हुए। इस अंतर को समझाने के लिए माना गया कि कोलाइडी कणों पर उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है, अतः यदि कोलाइडी कणों का आयतन v है तो m के स्थान पर m इफेक्टिव आएगा, जिसका मान होगा बराबर v रो माइनस रो डैश। कक्षा 11 में हमने उत्प्लावन बल पढ़ा था, उस समय ये सूत्र लिखा था, उत्प्लावन बल का मान v रो माइनस रो डैश, यह उत्प्लावन बल के लिए सूत्र है। यहाँ रो कोलाइडी कणों का घनत्व है और रो डैश वायु का घनत्व है, अतः इक्वेशन नंबर 5 से क्या आ जाएगा हमारे पास, Na बराबर RT बटा रो की जगह हम लिख देंगे v रो माइनस रो डैश इंटू GA ln n डॉट बटा n, इक्वेशन नंबर 7। यह इक्वेशन नंबर 7 है, यही अवोगाद्रो नंबर की संख्या है, यानी यही अवोगाद्रो संख्या का आकलन है। इक्वेशन नंबर 7 में सभी राशियों के मान रखकर हम अवोगाद्रो संख्या का आकलन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों पर व्यवहार। देखिए विशिष्ट ऊष्मा हमने पहले परिभाषा पढ़ी थी, किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उस विशिष्ट ऊष्मा का अल्प ताप पर या न्यून ताप पर व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा या नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ किस प्रकार व्यवहार करती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप कम करने पर विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ताप के साथ विशिष्ट ऊष्मा किसी भी गैस के लिए किस प्रकार व्यवहार करती है, इसके लिए हम एक ग्राफ के जरिए अध्ययन करेंगे। देखिए वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ज़्यादातर गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा ताप का फलन होती है, यानी विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है। ऐसा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के कारण होती है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से क्या तात्पर्य है आपका, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से तात्पर्य है एक तो कंपन ऊर्जा, एक घूर्णन ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा।
जब किसी गैस का ताप बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, तो गैस केवल गतिज ऊर्जा करती है। उससे ज़्यादा बढ़ाएं तो गैस गतिज ऊर्जा के साथ साथ घूर्णन गति भी करने लग जाती है। और अधिक ताप बढ़ाएं तो गैस गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा के साथ साथ कंपन करने भी लग जाती है, जिसके कारण गैस में कंपन ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ऐसा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के कारण होता है। ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से तात्पर्य हमारा गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जाओं से है। दी गई गैस के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान निम्न रूप से बताया गया है। देखिए इस चित्र के अनुसार बताया गया है। और दी गई गैस के लिए नियत ताप पर चित्र में एक बहुपरमाणुविक रेखीय गैस अवस्था वाली गैस CO2 के लिए CV तथा ताप T के मध्य ग्राफ खींचा गया है। ये जो हमें ग्राफ दिखाया गया है, यह ग्राफ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए है? CO2 के लिए। और यह ग्राफ किस किस के मध्य में है? X अक्ष पर तो लिया गया है टेम्परेचर और Y अक्ष पर लिया गया है विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। देखिए बहुपरमाणुविक रेखीय व्यवस्था वाली गैस की विशिष्ट ऊष्मा 7/2R होती है। हम जानते हैं बहुपरमाणुविक रेखीय व्यवस्था वाली गैस की विशिष्ट ऊष्मा 7/2R होती है। थोड़ा सा याद कीजिए, कल हमने बारी बारी से एक परमाणुवीय गैसों के लिए, द्विपरमाणुवीय गैसों के लिए, त्रिपरमाणुवीय गैसों के लिए, त्रि को हम बहु भी कह सकते हैं, त्रिपरमाणुवीय गैस या बहुपरमाणुविक गैसें भी कह सकते हैं। उन सभी गैसों के लिए कल हमने CV नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, CP नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, गामा रुद्धोष्म अनुपात या परमाणुविकता अलग अलग तीनों प्रकार की गैसों के लिए ज्ञात किया था। एक बार याद कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। एक परमाणुवीय गैसों के लिए हमने नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना प्राप्त किया था? 3/2R प्राप्त किया था। एक परमाणुवीय गैसों के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान 5/2R प्राप्त किया था। एक परमाणुवीय गैसों के लिए परमाणुविकता या रुद्धोष्म अनुपात गामा का मान CP/CV का मान हमने प्राप्त किया था 5/3 यानी 1.67 प्राप्त किया था। अब आइए द्विपरमाणुवीय गैसों पर। द्विपरमाणुवीय गैसों के लिए हमने CV का मान प्राप्त किया था 5/2R प्राप्त किया था। CP का मान 7/2R प्राप्त किया था, यानी गामा का मान CP/CV का मान हमने 7/5 यानी 1.4 प्राप्त किया था। त्रिपरमाणुवीय गैसें या इनको हम बहुपरमाणुवीय गैसें भी कह सकते हैं। बहुपरमाणुवीय गैसों के लिए CV का मान 7/2R प्राप्त किया था, CP का मान 9/2R प्राप्त किया था, गामा का मान 9/7 1.29 प्राप्त किया था। या उच्च ऊर्जा पर एक अलग भी प्राप्त किया था हमने 3R 4R यानी या 4/3 यानी 1.33 भी प्राप्त किया था। देखिए हम जानते हैं कि बहुपरमाणुवीय रेखीय व्यवस्था वाली गैस की विशिष्ट ऊष्मा 7/2R होती है। कल हमने किया था, वो हमें याद है। परंतु वैज्ञानिकों ने पाया कि CV का यह मान केवल उच्च तापों पर ही प्राप्त होता है। इसे समझाने के लिए हम 3 विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से उक्त घटना की विवेचना करेंगे। ये ऊर्जाएं हैं, देखिए ये 7/2R है ना, इसका मान विशिष्ट ऊष्मा का मान 7/2R केवल उच्च ताप पर ही प्राप्त हुआ था, निम्न ताप पर यह मान प्राप्त नहीं हुआ था। इसकी विवेचना करने के लिए वैज्ञानिकों ने माना कि यह घटना जो 3 प्रकार की ऊर्जाओं के कारण होती है, उन 3 प्रकार की ऊर्जाओं को हम रेखीय स्थानांतरण, घूर्णन
ऊर्जा भी कहते हैं। दूसरी घूर्णन ऊर्जा, दूसरी है घूर्णन ऊर्जा, तीसरी है कंपन ऊर्जा। रेखीय स्थानांतरण ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा के नाम से भी साधारणतः जानते हैं। देखिए तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रेखीय स्थानांतरण गति के बारे में अध्ययन करेंगे। गैस के अणु केवल रेखीय गति करते हैं, उनमें घूर्णन तथा कंपन अवस्थाएं अनुपस्थित रहती है। गैस के अणु केवल रेखीय गति करते हैं, अतः गैस की विशिष्ट ऊष्मा अति निम्न ताप पर केवल रेखीय गति के कारण होती है। क्योंकि रेखीय गति की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, अतः विशिष्ट ऊष्मा का मान 3/2R होगा। देखिए हम ग्राफ पे कितना है, ये रहा 3/2R, निम्न ताप पर 3/2R, ठीक है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, गैस के अणु रेखीय के साथ साथ घूर्णन गति भी करने लग जाते हैं, अतः उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। अतः निकाय की मॉलर विशिष्ट ऊष्मा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। जो ही हम गैस का ताप बढ़ाएंगे, निम्न ताप पर तो गैस केवल रेखीय गति कर रही थी, लेकिन जो ही गैस का तापमान बढ़ाया गया, गैस रेखीय गति तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ घूर्णन गति भी करने लग जाती है और इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। और इसकी ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण निकाय की विशिष्ट ऊष्मा में भी वृद्धि होती है। चित्र में यह बीसी वक्र द्वारा दिखाया गया है। देखिए हम चित्र में हमारा बीसी वक्र, ये देखिए 3/2R तो निम्न ताप पर है B तक, लेकिन जो ही यह गैस रेखीय के साथ घूर्णन गति करती है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा के मान में भी वृद्धि होती है और यह विशिष्ट ऊष्मा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें ग्राफ BC द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। ताप TC पर निकाय के सभी अणु रेखीय गति के साथ घूर्णन गति भी करने लग जाती है, अतः इस ताप पर निकाय की विशिष्ट ऊष्मा 5/2R हो जाती है और ताप वृद्धि करने पर केवल घूर्णन आयाम में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया ताप TD तक जारी रहती है। जब गैस का ताप TD से अधिक हो जाता है तो निकाय के अणु रेखीय घूर्णन के साथ साथ कंपन भी करने लग जाती हैं, अतः इनकी स्वतंत्रता की कोटि के कारण भी विशिष्ट ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि के साथ अधिक संख्या में अणु कंपन करने लग जाते हैं। यानी जो ही हम ताप बढ़ाएंगे, रेखीय गति घूर्णन गति के साथ साथ गैस के अणु कंपन गति भी करने लग जाते हैं और गैस की विशिष्ट ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है, अतः विशिष्ट ऊष्मा सतत रूप से बढ़ने लग जाती है। ताप T को कोटि में लगभग सभी अणु कंपन करने लग जाती हैं, अतः निकाय की मोलर विशिष्ट ऊष्मा 7/2R हो जाती है और अधिक तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहता है। तभी हमारा ग्राफ इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ था और अधिक तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा का मान अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम भाई ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय ना तो ऊष्मा लेता है और ना ही निकाय ऊष्मा देता है। हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। इस प्रकार के प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। देखिए, यदि किसी निकाय के नियतांक इस प्रकार परिवर्तित किए जाए कि न तो निकाय से ऊष्मा बाहर जा सके और न ही निकाय के भीतर प्रवेश कर सके, तो ऐसे परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। यानी ऐसा निकाय जो ना तो ऊष्मा को लेता है और ना ही ऊष्मा को देता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। एकाएक कोई भी परिवर्तन रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण या रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण है, जैसे ट्यूब का फटना, ध्वनि का वातावरण में गमन करना आदि रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण हैं। अलग से याद रखना, एक तो ट्यूब का फटना और एक दूसरा ध्वनि का वातावरण में गमन। अर्थात रुद्धोष्म निकाय में dq का मान कितना होता है? 0।
dq यानी ऊष्मा में परिवर्तन का मान कितना होता है 0। ना तो निकाय ऊष्मा लेता है और ना ही निकाय ऊष्मा को देता है। dq का मान 0 है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से हम जानते हैं dq बराबर du प्लस dw। यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा या निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये हमने ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में पढ़ा था। तो dq बराबर क्या होगा du प्लस dw बराबर 0। एक मोल की गैस के लिए du यानी आंतरिक ऊर्जा का मान होता है CVdt और dw गैस द्वारा किए गए कार्य का मान होता है Pdv। हमने पढ़ा था विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किए गए कार्य, तो dw का मान होता है Pdv। दोनों मान समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। du बराबर होगा CVdt और dw की जगह होगा Pdv बराबर 0। Pv बराबर RT आदर्श गैस के 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण के लिए हम जानते हैं। और Pv बराबर RT इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे। पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन और दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन बराबर R dt। R को भाग में ले आएंगे तो बराबर dt। इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 से dt का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर 6 से देखिए dt का मान 4 में रखेंगे हम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पर हम dt का मान रख देंगे इक्वेशन नंबर 6 से। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 Pdv प्लस CV बटा R और dt की जगह आ जाएगा Pdv प्लस VdP बराबर 0। दोनों इक्वेशन से हम कॉमन लेंगे Pdv कॉमन लेंगे 1 प्लस CV बटा R प्लस VCV बटा R इंटू dP बराबर 0। Pdv कॉमन लेंगे, यहाँ R का LCM दोनों और LCM ले लेंगे, बटा 1 लिख देंगे। बटा 1 लिखेंगे तो LCM आ जाएगा R प्लस CV बटा R बराबर, ये बाएं पक्ष में जाकर दाएं पक्ष में जाकर हो जाएंगे माइनस के VCV बटा dP बटा R बटा R से बटा R दोनों पक्षों में होने के कारण हो जाएगा कैंसिल। ये देखिए CV प्लस R हमने कल मेयर संबंध में पढ़ा था। CP माइनस CV बराबर क्या होता है, मेयर संबंध से हम जानते हैं बराबर होता है R माइनस का CP। यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का CV प्लस R का मान हो जाएगा CP। ये हो जाएगा CP और ये Pdv पहले से ही है बराबर हो जाएगा माइनस VCV dP। ये CV गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा CP बटा CV और dV ये V बटा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा V हो जाएगा बराबर माइनस में है dP बटा और ये P यहाँ पर किस में आ जाएगा भाग में। यानी हमने पक्षांतरण किया है एक तरफ V के पदों को दूसरी तरफ P के पदों को। CP बटा CV का मान क्या होता है, रुद्धोत्सव अनुपात गामा होता है। dV बटा V बराबर माइनस dP बटा B। दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा गामा, नीचे का अवकलन ऊपर है तो log V बराबर माइनस log P प्लस C। ये देखिए ये हमने कक्षा 11 में एक सूत्र पढ़ा था n log m, इसका पढ़ा था log m टू द पावर n। ये है log से पूर्व में जो संख्या है वो आगे वाली संख्या के घात में चली जाती है। यहाँ पर log से पूर्व में संख्या है गामा, ये आगे वाली संख्या के घात में जाएगी तो log v की पावर क्या हो जाएगी गामा और ये हो जाएगा प्लस log p बराबर c। log a प्लस log b हमने सूत्र पढ़ा था, यानी log a प्लस log b बराबर होता है log ab। log a प्लस log b बराबर होता है log p log ab, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे log के आगे गुणा में हो जाएंगे। तो ये दोनों संख्या log के किस में हो जाएगी log pv की पावर गामा बटे गामा। log pv की पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट और pv की पावर गामा क्या हो जाएगा यानी दोनों ओर अब हम एंटी लॉग लेंगे, कांस्टेंट का एंटी लॉग कांस्टेंट ही आएगा, pv की गामा बराबर कांस्टेंट। यही रुद्धों संपर्क्रम की अवस्था समीकरण कहलाती है। देखिए इक्वेशन नंबर 5 को रुद्धों संपर्क्रम को एक अन्य रूप में भी हम लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 5 था हमारा Pv बराबर RT, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा RT बटा P, यहाँ पर रख देंगे P RT बटा P की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये हो जाएगा T की पावर गामा बटे में हो जाएगा P की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। T की पावर गामा बटा P की पावर गामा -1 बराबर क्या हो जाएगा
कांस्टेंट। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 5 से हम P का मान रख देंगे RT/V, तो क्या आ जाएगा RT/V, ये P का मान रख देंगे और ये V की पावर गामा बराबर है कांस्टेंट, ये हो जाएगा TV की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ये R कहाँ चला गया भाई, R भी एक कांस्टेंट है, तो वहाँ पर कांस्टेंट से भाग में जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी हमें रुद्धों समप्रक्रम के लिए हमें 3 समीकरण को याद करना है। रुद्धों समप्रक्रम के लिए कौन कौन सी समीकरण है? पहली समीकरण है PV की घात गामा बराबर कांस्टेंट, यह भी रुद्धों समप्रक्रम की समीकरण है। दूसरी समीकरण याद करेंगे हम TV की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तीसरी रुद्धों समप्रक्रम के लिए समीकरण कौन सी है? T की घात गामा और P की घात 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। देखिए ये P की पावर कांस्टेंट हमने लिखी है इक्वेशन नंबर 7 से, और इक्वेशन नंबर देखिए 8 से, इक्वेशन नंबर 8 से देखिए T की घात गामा, ये T की घात गामा, P की घात नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो गामा तो हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का बराबर कांस्टेंट। ये इक्वेशन लिखी है हमने। आगे वाली लास्ट वाली समीकरण TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये हमने यहाँ से लिखी है TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, समीकरण नंबर 9 से हमने लिखी है। इस प्रकार रुद्धोत्तम समीकरण के लिए बारी बारी से हम तीनों प्रकार की समीकरण को लिख सकते हैं, रुद्धोत्तम प्रक्रम की समीकरण को लिख सकते हैं। सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा देखिए। अवोगाद्रो संख्या का आकलन पढ़ा था। हम जानते हैं अवोगाद्रो संख्या का आकलन क्या होगा, याद कीजिए। अवोगाद्रो की संख्या का आकलन नंबर ऑफ ए, अवोगाद्रो की संख्या बराबर होती है R गैस नियतांक, T परम ताप बटे V आयतन, रो माइनस रो डैश, रो कोलाइडी कणों का घनत्व है, रो डैश है वायु का घनत्व है या वायुमंडल का घनत्व है, इंटू G गुरुत्वीय त्वरण, A कोलाइडी कणों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इंटू N डॉट बटा N डॉट कोलाइडी कण प्रारंभ में कोलाइडी कणों की संख्या, और N है अंतिम यानी उच्च सीमा या ऊपरी सीमा में कोलाइडी कणों की संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा का न्यूनतम तापोपन व्यवहार। याद कीजिए निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का न्यूनतम तापोपन व्यवहार। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ज़्यादातर गैसों में विशिष्ट ऊष्मा ताप का फलन होती है, और विशिष्ट ऊष्मा ताप का फलन होती है ऐसा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के कारण होती है, लेकिन निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप का फलन नहीं होती है। इसको व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने ये माना कि ऐसा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के कारण होता है। कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं? रेखीय स्थानांतरण गति, जिसे हम सामान्यतः गतिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, दूसरी है घूर्णन गति, और तीसरी है कंपन गति। देखिए निम्न ताप पर गैसों में केवल गैस के अणु कौन सी गति करते हैं? यदि और केवल यदि रेखीय गति करते हैं। जो ही थोड़ा सा तापमान बढ़ाएंगे तो गैस के अणु है वो घूर्णन गति भी रेखीय गति के साथ साथ करने लग जाएंगे। रेखीय प्लस घूर्णन गति दोनों साथ साथ करने लग जाते हैं। उसके बाद और ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो गैस के अणु घूर्णन गति भी करेंगे, और गैस के अणु रेखीय गति भी करेंगे, और गैस के अणु साथ साथ में कंपन गति भी करेंगे। तीनों प्रकार की गति करेंगे। ऐसा विभिन्न प्रकार की गतियों के कारण विशिष्ट ऊष्मा होती है। जो ही विशिष्ट ऊष्मा और ताप के साथ हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए ये ग्राफ है विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन का, ये ग्राफ है। देखिए निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा नियत रहती है। जो ही तापमान बढ़ाया जाता है रेखीय गति और घूर्णन गति होने लग जाती है, और विशिष्ट ऊष्मा का मान ऐसे बढ़ जाता है। और उसके बाद में तापमान C से D के बीच में ये वक्र नियत क्यों है? क्योंकि इस समय केवल रेखीय और घूर्णन गति होती है। अब और ज़्यादा तापमान बढ़ा दिया जाता है, रेखीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति तीनों गैस के अणु करने लग जाते हैं, और विशिष्ट ऊष्मा तेजी से ऐसे ऊपर की ओर बढ़ जाती है। उसके बाद और अधिक तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत हो जाता है, और वह नियत ही रहता है। ऐसा 3 प्रकार की ऊर्जाओं को विशिष्ट रूप से याद रखना है: रेखीय स्थानांतरण गति ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा।
उसके बाद हमने पढ़ा था रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी ऐसा प्रक्रम जो ना तो जिसमें निकाय ना तो उष्मा का लेता है और ना ही उष्मा को देता है, अर्थात उसके लिए dq का मान क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन का मान 0 होता है। इसके लिए हमने रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए 3 समीकरण रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आई थी। पहली समीकरण आई थी पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, दूसरी समीकरण आई थी टी वी की घात गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, तीसरी समीकरण आई थी टी की पावर गामा पी की घात 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। ये तीनों समीकरण रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विभिन्न रूपों में है। इस प्रकार हमने सबसे पहले अवगाद्रो संख्या का अध्ययन किया था, उसके बाद हमने विशिष्ट ऊष्मा का न्यूनतापों के साथ व्यवहार का अध्ययन किया था, उसके बाद हमने रुद्धोष्म प्रक्रम का अध्ययन किया है। आज के लिए सभी विद्यार्थियों के इतना ही। इसके बाद अगले टॉपिक का हम कल अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।